बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। केस की समाअत के बाद जस्टिस गुल मियां हसन औरंगज़ेब ने जब समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए, सवालात किए कि इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात हैं, नैब से इस्तफसार किया कि कितनी बार शामिल तफ्तीश हुए। तमाम केस की समाअत करने के बाद उन्होंने ये फैसला जारी किया कि इमरान खान को इसमें हिफाजती ज़मानत दी जाती है। उसके साथ साथ 4 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखी थी। मजमूई तौर पर उन्हें हिफाजती ज़मानतें दे दी गईं और उन्हें कहा गया कि इस हिफाजती ज़मानत के बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाए, उससे पहले गिरफ्तार ना किया जाए। यह भी कहा गया कि वो केस जिनका इन्हें इल्म ना हो उस केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये जो जमानतें हैं इसका इतलाक इस्लामाबाद की प्रीमिसेस के अंदर होगा। पहले खबर यह आई कि खान साहब बनीगाला जाएंगे, फिर खबर यह आई कि खान साहब जमान पाक जाएंगे, लेकिन खान साहब वहीं पे बैठे रहे कि जब तक तहरीरी ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। पहले खान साहब अपनी मंशा के मुताबिक बैठे रहे, फिर बाद में सिक्योरिटी हिसार ने घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की हालत जो है वो तशवीशनाक हो चुकी है, कुछ अफराद ने फायरिंग की है, फायरिंग करने वाले जंगल में रुपोश हो चुके हैं, उनकी तलाश का अमल जारी है और कुछ लोगों के हाथ में हमने पेट्रोल बम भी देखे हैं। जब तक उनकी शनाख्त नहीं हो जाती, जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खान साहब ने फिर कहा कि 15 मिनट का अल्टीमेटम देता हूं, उसके बाद हिकमत अमली तय की जाएगी। खान साहब की इस बात के बाद आईजी नासिर खान भी वहां पर पहुंचे, बातचीत हुई और उसके बाद खान साहब वहां से रवाना हो चुके हैं ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक। लेकिन इस मंजरनामे में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक सख्त बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा सोमवार के दिन तमाम तर अवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठेंगे। अब ये सूरत हाल किस नहज पे पहुंचेगी, राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब का वहाँ पे बैठना, मरियम नवाज साहिबा का कहना कि आपने यहाँ पे पनाह ले रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, इस तरह की बयानबाजी, और फिर लाहौर की सूरत हाल, इस पूरे मामले को किसके साथ लिंक करेंगे और आइंदा का मंजरनामा किस तरीके से वज़ा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब। यह सर दो बड़ी क्लियर है। हमें मान लेना चाहिए, हमें इकरार कर लेना चाहिए कि कप्तान जीत गया है। इकरार कर लेना चाहिए उन सियासी जमातों को जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं कि कप्तान की आज फतह हुई है। कप्तान ने अपने पूरे हौसले के साथ पूरे मामलात को देखा है और इन पूरे मामलात को देखने के बाद देखें जिन केसों में रिलीफ मिला है, आइनी तौर पर कोई शख्स भी जाए उसको रिलीफ मिलता है। ज़मानत लेना, इंटरम बेल करवाना, हिफाजती ज़मानत लेना, मोहम्मद बूटा भी जाए तो उसको मिलती है। आप हम क्यों भूल जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। मैंने तो आज इतनी वो सुनी है चीज़ें कि जिसकी इंतहा को नहीं, ज़रा याद करें ना। अगर आप कोशिश करें, आप उस दिन को निकालें, उस चीज़ को निकालें कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी और मियाँ साहब ने बाहर जाना था इलाज के लिए, तो याद आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया था आप गारंटी दें कि ये परसों तक जिंदा रहेंगे। जी याद है? जी जी जी, तो ये बातें क्यों नहीं याद आती पीडीएम को? ये बातें क्यों नहीं याद आती उन सियासी जमातों को? फिर क्यों नहीं याद आता कि मियाँ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पे गए हुए हैं, 50 लाख के स्टाम्प पे नहीं गए हुए? तो जब आपको रिलीफ मिले तो ठीक है, क्यों नहीं याद आता? क्या इतवार के रोज अदालतें नहीं खुली? क्या इतवार के रोज अदालतें नहीं खुली? क्या अदालतों में कमर दर्द की वजह से लंबे लंबे रिलीफ नहीं मिले? जब मिलते थे रिलीफ कानून के मुताबिक मिलते थे। मैं रात कोई अदालतें खुली, अदालतें रात, मैं कह रहा किसी को नहीं कहता कि कब खुली का, लेकिन आपको मिले तो ठीक है, आपको ना मिले तो बुरा है। मुझे बताएं, जिस वक्त कासिम सूरी की रोलिंग को गलत कहा गया, उस वक्त पीडीएम के तमाम जितने इन लीडर थे, इन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब उसे दिखा सकें उन तमाम चीज़ों को, तो ये सारी कौम साहब ये जोड़िए, जिस दिन खान साहब गिरफ्तार हुए हैं और दूसरी जानिब अदालतों पे भी चढ़ाई हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया, उसी दिन की खबरें थीं कि बेशुमार केसेस में बर्रियत के फैसले हुए हैं। उन बर्रियत के फैसलों के ऊपर कोई बात नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बुलाए जाने पर बातें हो गई। अल्लाह भला करे। मैं ये कह रहा हूँ, बात यह है, बड़ी क्लियर सी बात है। कप्तान वहाँ से रवाना हो गया, कप्तान आज की बाजी जीत गया। कोशिश ये थी कि कप्तान को आज इस्लामाबाद से लाहौर ना जाने दिया जाए। कोशिश ये थी कि लाहौर जाने भी अगर दिया जाए तो इतना जहनी तौर पर तोड़ दिया जाए,
इतना जहनी तौर पर मफलूज कर दिया जाए कि कोई किसी सूरत में भी वो डर जाए, खौफ आ जाए। लेकिन वो इमरान खान है, उसने 2 दिन जिस तरह गुजारे, जिस तरह डट के वो आया, आप अंदाज़ा लगाएं, आपने वो सीन देखा ना कि उसे पता है शीशे टूट रहे हैं, उसे पता है उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो किसी चीज़ के पीछे नहीं छुप रहा, वो इस तरह हाथ रख के वो देख रहा है, उसे पता है उसे आज पकड़ा जाएगा, उसे सब कुछ पता था। क्या उसने वो अपना वीडियो बयान जारी नहीं किया था? बात बड़ी सिंपल सी है ऐसा। अच्छा, उस वीडियो बयान को लेके जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कुछ बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप बड़े लीडर हैं, आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, आपको इस तरीके से वीडियो बयान नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, जिसके बाद सूरत हाल इस नहज तक पहुंची। देखें, इस बात पे तो हम सब कहते हैं कि किसी सूरत में भी ये जो तोड़ फोड़ हुई, ये दारों के खिलाफ नारेबाजी हुई, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सबसे पहले पाकिस्तान, हमारे कौमी अदारे, उसके बाद कोई और चीज़। हमें खुली तौर पे ये बात करनी चाहिए कि जहाँ पे एक फौजी एहलकार, जहाँ पे एक पुलिस का एहलकार या जहाँ पे एक रेंजर्स एहलकार के ज़ख्मी होने पे हमें अफसोस है, वहीं पे बालों से घसीट के खातून को ले जाने पे, व्हील चेयर से नीचे गिरा के वैन में पटकने पर भी हमें अफसोस होना चाहिए। और हमें उस पर भी अफसोस है। 2 बहनें, 2 बेटियां, 1 माँ, जिसे पकड़ के आपने 16 MPO के तहत अंदर कर दिया, और उन बच्चियों का वालिद और उस औरत का खावंद फौत हो गया, और आज आपने उन्हें पैरोल पे या जिस तरीके से भी रिलीज़ किया, हमें इस पे भी बड़ा अफसोस है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदारों का मजबूत होना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा राना साहब, हमारी फ़ौज पे हमें नाज है, हमारी रेंजर पे नाज है, हमारी पुलिस पे नाज है, हमारी सियासी जमातों के वर्करों पे हमें नाज है, लेकिन जो शर्त पसंद है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे मजीद बात भी करते हैं। नाज़रीन, इसी बीच हमें जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैयाब राशिद सिंधु, जो इस वक्त खान साहब के काफिले के साथ ही, अच्छा सिर्फ काफिले के साथ नहीं है, मतलब सारा दिन साथ में मौजूद है। मैं यासर वही बता दूं ना, खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्हें पता था बाकी लीडरशिप को नहीं आने देना, ये मैं खबर कर दूं। उन्होंने शेखुपुरा से तैयाब राशिद सिंधु को और अवैस फिरक को, सरफराज डोगर को और इनके और दीगर साथियों को, और वहाँ से ओकारा से माहर अब्दुल सत्तार को, मतलब वो टीम जो लड़ जाए मर जाए, जो जान तक कुर्बान कर दे, उनको सुबह से साथ रखा हुआ था। सही। सिंधु साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के, माजरत चाहता हूँ आपको होल्ड पे रखा। मौजूदा सूरत हाल क्या है? खबरें बहुत सी गर्दिश कर रही थी। पहले ये था जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, फिर ये था खान साहब ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है, फिर खबर ये आई कि वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी गई। वहाँ पर रोका किन वजूहात के बाइस था? बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये मौका दिया। असल में ये था कि जब खान साहब को सारे केसेस में बेल मिल गई तो वी वर इन द कोर्ट, और खान साहब ने फैसला किया कि मैं ज़मान पाक जाऊंगा और उसी जगह जाऊंगा जहां लोगों ने मेरे लिए एक, मैं समझता हूं कि बहुत लाजवाल कुर्बानी दी। तो फिर वहाँ इंतजामात का जायजा लेना जो मुकामी पुलिस ने उसने शुरू किया। उसके बाद 2-3 दफ़ा जो यहाँ मुतलका DIG सिक्योरिटी थे वो कमरा अदालत में आए और खान साहब को कंसर्न शो करते रहे कि जी बाहर बड़ा केओस है, बड़ी जो लोग हैं वो, और खान साहब उन्हें बार बार ये कहते रहे कि आप जितना इस मामले को डिले करेंगे, आप जितना लोग मुश्तिल होंगे, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि आप लोग मुझे अगवा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों के इमोशंस, जज्बात जो हैं वो यकीनन इस टाइम पूरा पाकिस्तान रुका हुआ है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो आज अल्लाह ने मेहरबानी की तो उन्हें आज हाई कोर्ट से बेल मिली, तो वो खान साहब, लेकिन वो फिर अपने बार बार जाते थे, फिर वो वापस आते थे, और खान साहब उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि आप जल्द अज जल्द जो है मुझे मेरे जाने के अरेंजमेंट्स करें, ताकि लोगों को पता चले कि मुझे रिहा कर दिया गया है और आई एम ऑन द वे टूवर्ड्स लाहौर। और फिर जब ये वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर खान साहब ने उन्हें बताया कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं, तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जारी बात है लोग तो ये समझेंगे कि आप मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पुरअमन एहतजाज शुरू हो जाएंगे। तो आप, इसलिए मैं क्योस नहीं चाहता अपने मुल्क में, मैं क्योस नहीं, ये मेरे लोग हैं, ये फौज मेरी है, ये रेंजर्स मेरी है, FC मेरी है, पुलिस मेरी है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि आप कोई क्योस, क्योंकि फायरिंग की भी कुछ खान साहब को आती रही, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से सारी चीज़ों का जायजा लिया, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं हुए।
और उन्होंने यही कहा कि आप जल्द। अच्छा राशिद साहब, इस वक्त आप लाहौर के रास्ते पे पड़ चुके हैं। जी। कारकुन भी आपके साथ है, आपको सिक्योरिटी इस्लामाबाद की मिली है या आपकी ज़ाती सिक्योरिटी इस वक्त साथ है? क्योंकि आप सुबह से खान साहब की जो ज़ाती सिक्योरिटी कल जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मिली थी उन्हें, जो वो भी उनके साथ है, और इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी है वो भी साथ है। और खान साहब लेकिन अभी चूंकि बस आपको पता है कि बड़ा एक वो क्योटिक सी सिचुएशन बनाई जा रही थी, उसकी वजह से खान साहब की जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो भी ना पहुंच सकी, अभी रास्ते में वो उनको ज्वाइन करेंगी। तो बस इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन कारकुनान बहुत ज़्यादा साथ इकट्ठे हैं और वकुला की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो खान साहब के साथ मूव कर रही है टूवर्ड्स लाहौर। और यकीनन आप जानते हैं पूरा पाकिस्तान इस टाइम इस चीज़ को देख रहा था, और जिंदा दलाने लाहौर भी यकीनन इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या मूवमेंट होगी जब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मेरे मौला। अच्छा तैयब साहब, एक आखिरी सवाल, अब आप काफिले में मौजूद हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिग्नल का प्रॉब्लम भी होगा। जी। अदालत ने आज ये कहा कि आपको जितने मुकदमात में जमानत दी जा रही है ये इस्लामाबाद के प्रीमिसेस के अंदर होगा। आप वकील भी हैं, माहिर कानून होने के नाते आप क्या समझते हैं कि जब यहाँ से वो इस्लामाबाद से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे गिरफ्तारी का खदशा किस हद तक होगा? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं है। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिली है, लाहौर के मुकदमात पे भी इसका पूरा असर है। और खान साहब को कोर्ट ने हर जगह 13 केसेस और जितने लाहौर के केसेस और जितने आगे पीछे सब में उन्होंने रोक दिया है कि पुलिस या कोई भी जो अदारा है खान साहब को अरेस्ट नहीं कर सकता। इसका जो सफेयर है, इसका जो स्कोप है, तो सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में है, पंजाब में भी उसी तरह लागू होगा। तो इंशाअल्लाह खान साहब बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जाएंगे। बाकी आपको पता है, अल्लाह माफ करे, ये अभी तो बनाना रिपब्लिक है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसको बनाया हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। ना वो इलेक्शन करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, तो करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है वो पूरे पाकिस्तान के केसेस पे इम्प्लीमेंट होती है, ना कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। कुली तौर पे वो इम्प्लीमेंट होगी, ना कि सिर्फ इस्लामाबाद के केसेस के ऊपर। बहुत शुक्रिया तैयब राशिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, आज जब इधर हेयरिंग हुई, इधर फैसला हुआ, तो उधर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब मैदान में आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बातें कह दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ललकारा। उन्होंने ये कहा कि अगर मुक्का लहराया जाएगा तो मुक्के का जवाब मुक्के से दिया जाएगा, छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। ये जो बातें की हैं उसका कुछ हिस्सा पहले टेलीविजन स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुर्म के खात्मे की बजाय जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे, मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाने की बजाय मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। गबन और गबन करने वाले की हौसला अफजाई की सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूँ, सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। अच्छा राणा साहब, ये तासुर अगर देखें तो इस तासुर से तो ये लगता है कि वो पहले तो वो ये बात मानते हैं कि हम हुकूमत नहीं है, हुकूमत पीडीएम में मौजूद जो लोग हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन पीडीएम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, वो खुद को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। जब ये भी सवाल किया गया कि फ़ौज यहाँ पे बुलाई गई है, दफ़ा 144 नाफिज है, तो वो कहते हैं कि बात आगे बढ़ चुकी है। क्या प्लान कर रहे हैं? यासिर साहब, अगर आप कोशिश करें तो हम मरियम औरंगज़ेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अगर कुछ हिस्सा दिखा दें। चले, मरियम साहिबा की जो गुफ्तगू है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो बातचीत की है, उसका मंदरजात क्या है, उसके मंदरजात क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस गुफ्तगू के साथ मिलते हैं, वो जरा मुलाहिजा कर लीजिए। अगर ये रिलीफ आज आपने उसको दे दिया तो फिर किसी का घर नहीं बचेगा, किसी की फैमिली नहीं बचेगी, इस मुल्क में अनारकी होगी। जो मुजरिमों की पुष्ट पनाही करते हैं, जो अनासिर, जो अफराद, वो भी मुजरिम होते हैं।
जो पुष्ट पनाही करते हैं वो भी मुजरिम होते हैं। अब पुष्ट पनाही एक तरफ ये बात कर रही है, दूसरी तरफ राणा साहब मरियम नवाज साहिबा ने कहा हुआ है कि फितना और फसाद की ढाल जो है वो चीफ जस्टिस बने हुए हैं। पुष्ट पनाही ढाल बनने वाले को भी कहते हैं, यानी इशारा किस तरफ कर रहे हैं? या सर बात बड़ी सिंपल सी है, अगर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी चाहिए तो चाहे वो कोई भी सियासतदान हो, अगर वो आइन को तोड़ने की बात करे, आइनी इदारों पे हमले की बात करे, आइनी इदारों के ख़िलाफ़ जाए, तो उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। अगर इमरान खान पर एक औरत जज को इल्ज़ाम यह है कि उसको धमकियाँ दी, यही इल्ज़ाम था ना, जी। उसकी FIR हो सकती है। अगर इमरान खान नैब की कैद में हैं और उन पर पर्चे हो सकते हैं, तो मुझे बताएं, हाज़र वज़ीर बैठ के कह रही हैं, किसी और को नहीं कह रही, चीफ जस्टिस साहब को कह रही हैं कि अगर आपने फैसला उसके हक में दिया तो आपके घर को भी आग लग सकती है। और आज मौलाना साहब ने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पत्थर के बदले पत्थर, लाठी के बदले लाठी। इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस का घर है, उनका घर सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान के वकला का घर सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान में आइन की पासदारी करने वालों का घर सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान में आइन के लिए लड़ने वालों का घर सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका मतलब है जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा, मौलाना साहब उस पर अमल कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मौलाना साहब कहते हैं हम सियासी जमात है, भाई उनके साथ वफाकी वजीर, वो वफाकी वजीर खड़े हैं जो बाहर कोई और बयान देते हैं, आज साथ खड़े हैं शाहिदा खान अब्बासी, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था। हाँ, नहीं मौजूद, पीपल्स पार्टी नहीं मौजूद, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं मौजूद। लेकिन मुझे एक बात बताएं, इसी रेड जोन में कल जब फैसला आता है यासर, जब इमरान खान के हक में फैसला आता है, आपको पता है पुलिस की कितनी शेलिंग हुई थी, कितनी शदीद शेलिंग हुई थी। बल्कि हामिद मीर साहब ने तो एक जगह कह दिया था अपने प्रोग्राम में, एक पेपर में, कि उन लोगों पे जिन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो मुझे बताएं, वहां पर आज 3 लोग इकट्ठे हुए गिरफ्तार, 4 इकट्ठे हुए गिरफ्तार, कश्मीर रोड पे इकट्ठे हुए गिरफ्तार। तो यहां पर तो जाने पर पाबंदी है। तो आज तो अब तो इम्तिहान हुकूमत का है कि क्या अगर हुकूमत मौलाना साहब को इजाज़त दे देती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरना दें, सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दें, तो फिर कल किस सियासी जमात को किस बुनियाद पर आप रोकेंगे? क्या वो कमिश्नर जो इजाज़त देगा वो एहतसाब से बच सकेगा? कैसे इजाज़त दे सकते? मैं आपको बता रहा हूँ, ये इजाज़त देने जा रहे हैं, ये इजाज़त देने जा रहे हैं। चले मेरे से ये भी खबर ले लें, अगर ये इजाज़त नहीं देते तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन वहाँ आएगा, मौलाना का कारकुन वहाँ आएगा, ये 2 ही कारकुन आएंगे ज़्यादा। तो अगर उनको रोकते हैं, पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इसमें शिरकत करेंगे। वो शिरकत उतनी होगी जितनी आपको नजर आ जाएगी। रहनुमा आएंगे, ठीक है। वो तो उन्होंने, याद है रैली में भी कहा था, याद है ना आपको जी? उन्होंने बाकी जगह, मैं कह रहा हूँ सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। तो फिर क्या हुकूमत, पहली दफ़ा हुआ कि एक हुकूमत के ज़िम्मेदारान हुकूमत के में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त में कौन जिम्मेदार होगा? मुझे जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बुनियादी तौर पे सवाल है। कानूनी बहुत से सवाल जन्म लेते हैं जिनके जवाब जानने के लिए माहिर कानून से राबिता करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कल के दिन, परसों के दिन, जब मुल्क भर के तूल और अर्ज़ में एहतजाज जारी था, उस वक्त हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इदारों की बालादस्ती जो है, इदारों की तकरीम जो है, वो बेहद ज़रूरी है और किसी की भी तरफ से अनारकी फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उसके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, ये फितना और फसाद फैलाने वाले हैं। उसके बाद हालात कुछ मामूल पे आना शुरू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, तो जवाबन
वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी जमातें जो हैं वो ये फैसला कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने के लिए, नुक्से अमन को ख़त्म करने के लिए, अमन आमा के बेहतरीन मफाद में, वसीर तर मफाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया। उसके साथ साथ दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया कि इसी तरीके से अमन आमा का मसला क्लियर करवाया जा सकता है। लेकिन इसी सूरत हाल के पेश नज़र PDM की जमातें अगर इस्लामाबाद जाने की कॉल दे रही हैं तो ये सारा मंजरनामा किधर जाएगा? वहां पे मईशत किधर जाएगी? वहां पे दफ़ा 144 किधर जाएगी? बुनियादी सवालात हैं। इसी के जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब से। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, मामला फहमी की तरफ जाते जाते इस नहज तक पहुंचे हैं कि अगर तुम सड़कों पे आओगे तो हम भी सड़कों पे आओगे, अगर तुम किसी को ललकारोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को ललकारेंगे। ये रवैया क्या एक हुकूमत को ज़ेब देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, जो कुछ हो चुका उसके बाद अगर आप ये सवाल इस तरह कर रहे हैं तो मुझे तो वाकई आपके ऊपर ही होता है कि आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि कायद आज़म से जो रिलेटेड इमारात हैं, जो कोर कमांडर के घर है, जो MM आलम का याद थी, जो उसने 1 मिनट में कई इंडियन तैयारों को गिरा दिया और उसके तैयारे को गिरा दिया, जो यादगार उस पर जो सारी नस्लों को हमने दिखाना था। उसके बाद अभी आप ये सवाल करने की शेख साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन अभी किया प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ये बात की है कि जहां पर एक सिक्योरिटी एहलकार, जहां पे कोई एक यादगार, जहां पे कोई एक घर अगर मिसमार किया गया, जलाया गया तो हमें उस पर उतना ही अफसोस है जितना किसी मासूम लड़की को उठा के गाड़ी में पटका गया, किसी के घर में जाके तोड़ फोड़ की गई, कैमरों को तोड़ा गया, उस पर भी उतना ही अफसोस होना चाहिए। दूसरी बात है शेख साहब, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है, उसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है, और उनके इदारों पे हमले करने वाले चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, हम कभी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और ना हम सपोर्ट करेंगे ना उनकी हमायत करेंगे, बल्कि उनकी मुखालफत करेंगे। ये बात बड़ी क्लियर है। हम पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद कुछ हो रहा है। हम तो ये सवाल कर रहे हैं, यासर ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, उन लोगों ने गलत किया जिन्होंने ये किया, क्या हुकूमत को भी यही करना होगा? नहीं, ये देखिए, मैं तो पहले दिन से आपके हर प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि दोनों हर साइड को अपनी अनाएं कम करनी पड़ेगी, अपने लचक दिखानी पड़ेगी। जो कुछ हो रहा है मिलजुल, हमने जो ये साबित कर दिया है, मैं तो आज इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि शायद मुसलमान मुल्क 57 है, हमारे यहाँ जमहूरियत ही शायद 1-2 मुल्कों में हो। हम इस शायद काबिल ही नहीं है कि हमारे यहाँ जमहूरियत हो। हमने क्या अपना मकाम बना दिया, दुनिया पूरी में जलील हो रहे हैं हम। कभी आपने सुना, आप क्योंकि तारीख़ को जानते हैं, मुझे राना अजीम साहब जो जमहूरियत जिन मुल्कों में है, इंडिया में है या UK में है या अमेरिका में है, कभी आपने उसके किसी लीडर को सुना कि उसने अपने ही फौजों पे या इस्टेब्लिशमेंट की इन इदारों पे इस तरह जाके हमले किए? कोई तो जमहूरियत का ये दे दे, कोई मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है क्या हो रहा है। हम तो अपने मुल्क के ऊपर ही चढ़ दौड़े हैं, हम कर क्या रहे हैं। और फिर आप एम्बुलेंस देख लीजिए, ईजी की एम्बुलेंस जा रही है, उस पर जो मरीज हैं उनको नीचे उतार के, और फिर वो कहते हैं आज खान साहब ने कह दिया कि मैं बाहर निकलूंगा तो ये रिस्टेन होंगे, यानी इसका मतलब खान साहब के इशारों पे ये चलते हैं। खान साहब को तो बड़ा देखो ना, लोग बड़ा उनको, यंग जनरेशन हमारी देख रही है और वो एक मॉडल है, तो हम यंग जनरेशन को अपने क्या दे रहे? मैं समझता हूँ कि हम पॉलिटिशियन टोटली फेल हो गए, हमारा काम ही नहीं था, हमें जमहूरियत की बात ही नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन फेल हो गए तो फिर किसको लाना चाह रहे हैं सर? हर बार पता नहीं क्या यहाँ रह क्या गया है। पाकिस्तान में लोग यहाँ से जा रहे हैं, बेरोजगारी, हम आपस में लड़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा अबूर है। तो आज से नहीं लड़ रहे। देखिए 1970 में मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि पहले इलेक्शन फेयर इलेक्शन थे, वो सब मानते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं मानेंगे और आपस में पीपल पार्टी और ये अवामी लीग आपस में नहीं सेटलमेंट कोई कर सके। फिर 77 में इलेक्शन हो गए, रिजल्ट उसका आया, माना नहीं गया। फिर पीपल पार्टी और ये कौमी इत्तेहाद आपस में लड़ पड़े। तो हमारा तो ये शायद हिस्ट्री है या ट्रेडिशन है, हम उन कौमों के साथ क्या मुकाबला करेंगे। मैंने जाके गिंजा टोक्यो, आज से 35 साल 40 साल की बात कर रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा वो एहतजाज कर रहे थे। वो उनका एहतजाज देखिए कैसा है। जब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पहुँचे और वहाँ पे रेड लाइट जल गई, सारा एहतजाज मैंने खुद देखा कि चुप करके वहाँ खड़े हो गए। फिर ग्रीन लाइट जली तो उन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को क्रॉस किया।
उनको आज से 40-45 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। हमने क्या सीखा है, हम अपनी नई जनरेशन को क्या सबक दे रहे हैं? देखिए, किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम सब जो कर रहे हैं, हम किस नतीजे शेख साहब आज कबीना के इजलास में थे, जैसे आपने पूछा। शेख साहब आज आप कबीना के इजलास में थे? नहीं, मैं तो कबीना नहीं, मैं तो कबीना का इजलास आज तक अटेंड नहीं किया। मैं कबीना का मेंबर नहीं हूँ। नहीं, आप मामले खसूसी का भी होता आपके पास है। अता तारर अगर वहाँ पे गैर मुंतिब नुमाइंदा अगर वहाँ हो सकता है, आप तो मुंतहिब MNA हैं, आप आवाम के वोट लेकर आए हैं, आप मामले खसूसी आप नहीं है उसमें। मेरी तो ख्वाहिश है जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वो कैबिनेट का इजलास अटेंड करूं। शेख साहब कितनी ख्वाहिशात में दम निकलवाना है, मौका नहीं मिल सका। नहीं, आप मुंतहिब हो के आपको नहीं मौका मिल सका। गैर मुंतहिब जो है वो वहां पे बैठे होते हैं। ये तो आपको अपनी पार्टी से सवाल करना चाहिए। वो सवाल तो आपको पता है राना साहब कि मैं करता रहता हूँ, लेकिन इस वक्त देखिए ना, ये हालात बड़ी मेरा तो बड़ी तवक्को थी, और बड़ी वाकई आपने सही कहा कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो वक्त नहीं रहा ना। मैं तो बहुत उम्मीद, वज़ीर खजाना बनने की ख्वाहिश, मुल्क में बेहतरी लाने की ख्वाहिश, कोई पार्टी में सियासत के लिए इसलिए आने की ख्वाहिश कि बेहतरी का कोई इम्कान रोशन कर सकूं, कैबिनेट में बैठने की ख्वाहिश, कोई भी पूरी नहीं हो रही सर। लेकिन नहीं पूरी नहीं हो रही, लेकिन वो अल्लाह करे कोई हमारा मुल्क, मेरी ख्वाहिश इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। असल इम्पॉर्टेंट है हमारे लोगों की जो उनका फ्यूचर है, जो हम यंगस्टर्स को लेकिन हम जो जिस तरह का सबक दे रहे हैं ना, जो हम उनको सिखा रहे हैं, ये पता नहीं हम किधर ले जा रहे हैं अपने मुल्क को। दुनिया का आखिरी मुल्कों में तो हमने अपने आप को बना दिए, ना हमारे यहाँ एजुकेशन हमने दी, ना हमने तौर तरीके सीखे। मैं आज से 40 साल पुरानी आपको बात कर रहा हूँ कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई जापान को। उन्होंने 10-15 साल में जाके वहाँ देखा। 73 में पहली बार जापान गया, इतना ज़्यादा, और 47 में उनको सेकेंड वर्ल्ड वार में शिकस्त हुई। तो तकरीबन आप देख लीजिए कि 25 साल के अंदर उन्होंने दुनिया का अजीब मुल्क वहाँ था, उस जैसी रोशनियाँ, उस जैसा तरक्की। हम कहाँ पहुँच रहे हैं? हमें क्यों नहीं सबक हम समझ रहे कि वो ये जो तरीक़ाकार हैं हमारे, ये इस वक्त देखिए ना राना साहब, आपकी भी आप सही कहते हैं, मुल्क तो सबका है ना, सबको मुल्क से मोहब्बत भी है और अच्छी बात हम करते हैं। आप बताइए कि हमारा डिफेंस फोर्सेज का जो डिफेंस बजट है हमारा, आज से 7 साल पहले हमारा 10 अरब डॉलर था और इंडिया का 40 अरब डॉलर था। हमसे 4 गुना वो थे। शेख साहब क्यों नहीं हम सियासतदानों के दूसरे बजट कम करते, अपने दिफाई बजट को बढ़ाते हैं? हमें बढ़ाना चाहिए दिफाई बजट। जो फौजी जान देता है बेचारा सरहद में, हमें उसके लिए करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते क्या है शेख साहब? हम क्या करते हैं? इसको 3 अरब दे दो, ये MNA है, इसको 5 अरब दे दो, ये MNA है। काम करें भाई, अपने उन लोगों को जो कुर्बानी देते हैं उनकी करें। अच्छा शेख साहब, ये तो वो बात है जो माननी पड़ेगी। आप ये बताएं, आप परसों पीर वाले दिन एहतजाज में शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? मैं जी अपनी पार्टी के साथ हूं। मैं परसों इजलास पाकिस्तान के साथ हैं या सुप्रीम कोर्ट के साथ या नहीं? मैं पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान के सबसे पहले हमारी सबकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। बहुत अच्छी। पाकिस्तान के अगर कोई खिलाफ कोई बात होगी तो मैं नहीं करूंगा। तो वो सवाल ही पैदा नहीं। यासर सवाल कर, यासर की इजाजत से अगर मैं एक कर लो, सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट हम सब का जो है सुप्रीम इदारा है। उसके बाहर अगर धरने की किसी को भी इजाजत नहीं है तो आप फिर आपकी पार्टी हो या जो भी हो, उसके खिलाफ जाना तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ जाना है ना। जब अभी हम अदारों की बात कर रहे हैं तो नहीं, आप कहते धरने, ये क्या नहीं राणा साहब, धरने की ये क्या होता रहा अभी तक? सारा जो तोशा खाना के केस में आप हजारों लोगों को लेके उधर चले जाते हैं। मेरी अर्ज सुने कि एक पुलिस वाला खड़ा हो, पुलिस वाले के सामने कोई चोरी करके भाग जाए और पुलिस वाले खुद चोरी करने में मुलव्वस हों तो उनसे पूछें तो क्या वो ये उज़र पेश कर देगा कि चोरी करके भाग गया? आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं चोरी कर रहा हूं तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सर वो अपोजिशन है, आप हुकूमत हैं, आपने रियासती रेट को कायम करना है, उन्होंने नहीं करना।
राणा साहब बिल्कुल सबका फर्ज है। देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ना, और जो हम ये जो सारे मामलात हो रहे हैं आपके सामने, जिस किस्म के हंगामे और फसाद हो रहे हैं, ये तो हर एक का फर्ज है। ये तो आप मानेंगे ना, हुकूमत का भी फर्ज है और अपोजिशन का भी फर्ज है कि उसमें फैसिलिटेट करे, जी आकर ठीक करे उसको, जी जी। अच्छा ये बता दें, बजट की तैयारी हो रही है, बजट ला रहे हैं, को बजट में आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, या अभी सब पकड़ दकर का ही मामला चल रहा है? मैंने तो पहले भी राणा साहब कहा कि मेरी तो यही ख्वाहिश है कि कोई ना कोई हम कंट्रीब्यूट करें। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, हमें तो अभी बजट के बारे में कोई एक कॉमा फुल स्टॉप भी पता नहीं है, हमारे तक तो कोई लाया नहीं गया, ना इंटरेक्शन होता है। चंद बंदे, 2-4 बंदे होते हैं मुल्क में जो सारी ये चीज़ें करते हैं। तो ये बजट लंदन में बन रहा है सर? ममनू आया, हमें कोई पता नहीं होता, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ बन रहा है। जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं आपको क्या जवाब दूं? एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। नहीं पता कि कहाँ बन के आता है। IMF हमें कुछ दे रहा है, बना बनाया भेजेगी। अच्छा IMF बना बनाया भेजेगी। अभी तो ये लग रहा है कि नहीं, ये तो इसहाक डार साहब ने, ये तो अखबारी बयान है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी कहा है कि IMF अभी अगर नहीं देगा तो और क्या, हमने हर किस्म की जो उसकी कंडीशन थी वो मान ली, फिर भी IMF नहीं मान रहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा इसहाक डार साहब के इस बयान को किस तनाजुर में लिया जाए? क्या IMF हो या ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होने वाला? क्या IMF के साथ हमारी डील डन नहीं हो रही, स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा? ये देखिए, लगता तो ये है कि नहीं हो रहा, पर हम IMF का हम सार सूरत में हमें चाहिए कि इस पे भी इंटरेक्शन करके उनके साथ भी सख्त बात रवैया न करें। सर आपने अवाम के ऊपर महंगाई मुसल्लत कर दी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, टैक्स बढ़ गए, आपने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया कि हमें मुस्तकबिल में खतरात जन्म लेना शुरू हो गए हैं, महंगाई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, और इसके बावजूद भी IMF नहीं मान रहा, तो सर क्या श्रीलंका से फिर पैसे मांग लें? ये दुरुस्त आप कह रहे हैं कि IMF, लेकिन हुआ क्या, ये जो महंगाई बढ़ गई और ये जो बेरोज़गारी हो गई, बिल्कुल हो गई और बहुत बढ़ रही है, और ऐसी कभी नहीं हुआ, इतना डॉलर का भाव भी कभी नहीं हुआ। ये लेकिन क्या वजह से हुआ, कभी आपने इस पर सोचा है कि 3 अरब डॉलर जो आज के 90,000 करोड़ बनते हैं, ये 200-300 अमीरों को दे दी गए मुफ्त में। आज वो पैसा 90,000 करोड़ रुपए है, हुकूमत खुद 20%, 22% भर रही है, यानी 20,000 करोड़ तो हुकूमत खुद इंटरेस्ट पे कर रही है। लेकिन उन अमीरों को, उन चहीतों को जिन्होंने अभी इलेक्शनों पे PTI का साथ देना है, सर वो हुकूमत नहीं कर रही, वो हुकूमत नहीं कर रही, वो गरीब के पैसों से आप उनको दे रहे हैं, हुकूमत अपनी जेब से थोड़ी दे रही है सर। हाँ वो दिया, वो PTI पूछे ना PTI से, आप तो उनके बड़े तरफदार हैं ना, उनसे जरा पता। नहीं, हम किसी के तरफदार नहीं। आपको कितने मिले? आपको कितने मिले? चले आपको कितने मिले? हमें उतने दिए, हमें वो दिए जो आपने दिए, हमें वो मिले जो आपने दिए जी। वो आपने हमें कुछ दिया? मैंने क्या दिया? लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारा दारा, आपने मोहब्बत दी हमें सर। शेख साहब मुझे बताइए, हमारा दारा, आदमी को मैं शेख साहब जवाब दे दूं, हमारा दारा हमें बड़ी बाइज्जत रोजगार देता है, और अल्लाह के फजल करम से हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। और ये मैं आपसे पूछता हूं, 200-300 चहीते कौन है? ये उनका नाम पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ये आपकी बात जो हालत में पहुंचे ना। अच्छा आपकी बात वहां पहुंच रही है, आपकी बात हम सुना रहे हैं, आपकी बात जा रही है, लाइव जा रही है, सारा कुछ जा रहा है। एक सवाल आखिरी का जवाब दे दें मुझे। 14 माह हो गए आपकी हुकूमत को आए हुए, 14 माह में 17वां प्रोग्राम आपका हमारे साथ है। हर दफ़ा 2 माह बाद हालात ठीक हो जाएंगे, और 2 माह वो नहीं आए। अब IMF भी भाग गया, अवाम तो बेचारी वैसे ही भाग गई ना, भाग ही गई है। तो क्या मुस्तकबिल करीब में कितने अरसे तक कोई ऐसे इम्कानात हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे? राणा साहब मेरे से अगर सही पूछे ना, जो मेरे नॉलेज है ना, अभी हमें कम से कम 1 दहाई लगेगी अपने हालात को ठीक करने। हमने बहुत, मैं तो कहता रहा, एक पिछले मई में मैंने कहा था कि हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है, खुदारा सारे डॉक्टर मिल जाओ मुल्क के, और ये निकाह की और शादी की तारीखें न रखो जो इलेक्शनों की डेटें 1 साल से कह रहे हैं, खान साहब के दे दो। देखिए सबको मिल के इस वक्त मुल्क के मेहनत करेंगे तो अल्लाह करे हम इस मुश्किल से निकल आएँ, कोशिश तो सबकी होनी चाहिए, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर हम इसी इलेक्शन हो जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए PTI गवर्नमेंट बना लेती है,
6 महीने में आप देखेंगे कि सारे लोग जो आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मुखालफत करेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमें मिल बैठ के अपने मुल्क के मामलात का हल, तमाम डॉक्टर्स को मिल के मईशत को ठीक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो दूसरे का पॉलिटिकल ट्रीटमेंट या पॉलिटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं। अगर इसी तरीके से मुल्क आगे बढ़ा तो मुल्क के हालात किस नहज तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, दीगर उमूर के ऊपर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, जिस तरीके से जमानतें मिली, क्या अब भी कोई इम्कान है कि गिरफ्तार किया जा सकता है? आईन कानून के दायरे के अंदर कौन कौन से सुकम हैं जो हमें नहीं बताए जाते? ये जो केसेस अचानक से सामने आ जाते हैं, इसकी कानूनी ग्राउंड क्या होती है? पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा जो समाअत होने वाली है? और अगर हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो जाए तो फिर हुकूमत की रट कायम करने वाला कौन होगा? ये बेशुमार सवालात हैं जिसका कानूनी माहिर ही जवाब दे सकता है। हमें माहिर कानून अहमद पंसूटा साहब ने ज्वाइन किया है। पंसूटा साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। हुजूर, ये जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है, आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकल खड़ी हो या हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें ही आ जाएं आगे, तो रियासती रेट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको बहाल करवाना या उसकी एग्जीक्यूशन करवाना रियासत का काम है, हुकूमत का काम है? हुकूमत उससे इनकारी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मुस्तकबिल क्या? आपने जी बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जिसकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें हर इदारे के अपने रोल्स होते हैं और तयन होते हैं कि जी आपके रोल्स। उसमें एग्जीक्यूटिव का एक रोल है, जुडिशरी का एक रोल है जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। अब एग्जीक्यूटिव का काम जो है वो अटमोस्ट सब्जुगेशन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? आर्टिकल 189 कहता है कि इनकी जजमेंट्स बाइंडिंग हो ऑन ऑल द कोर्ट्स प्लस द डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। फिर 190 कहता है कि तमाम इदारे विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 220 फिर कहता है इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। सवाल यह है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रेजिलियंस शो करना और जाके धरने में बैठ देना कि हमें आपका फैसला पसंद नहीं, इससे बड़ी तो कभी मेरा ख्याल पूरी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं मिली होगी अपनी ड्यूटीज को ना परफॉर्म करने की। ये एक एनार्की है, ये एक केओटिक सिचुएशन है, और अगर इसका किसी तीसरी कुव्वत में फायदा उठाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट्स खुद एहतजाज नहीं किया करती। ये अल्फाज सुनकर हमारे कान पक गए थे जब पीडीएम या पीएमएल होती थी और 11 पार्टीज के साथ नहीं होती थी, अकेली होती, तो कहती थी कि अपनी हुकूमत के खिलाफ कौन एहतजाज करता है। लेकिन ये भी रिवाज इन्होंने खुद ही शुरू किया था जब, अगर आपको याद हो, बिजली के खिलाफ एहतजाज और पता नहीं किस किस चीज के खिलाफ एहतजाज। ये इन द लॉन्गर रन इनको नुकसान देगा। गवर्नमेंट में आके चीजों को चलाया जाता है, मशीनरी को आगे बढ़ाया जाता है, आइन की फर्दरेंस में काम किया जाता है। ये नहीं होता कि अगर फिर इसका मतलब है कि एहतजाज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, तो अगर ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज नॉट परफॉर्मिंग दैट मींस कि एग्जीक्यूटिव। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप समझते हैं, आप बड़े करीब से आप जानते हैं चीफ जस्टिस साहब को, क्या आप समझते हैं कि इस एहतजाज उसका असल मकसद तो यही है कि जो मतवक्को पीर को फैसला, मंगल को एक केस की हेयरिंग, एक बुध को हेयरिंग, इन चीज़ों से रोकने के लिए और फैसले अपने मर्जी से करवाने के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है, वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो आप समझते हैं कि ऐसे एहतजाजों से फैसले बदल सकते हैं? मुझे जी ये तो आइडिया नहीं कि फैसले बदल सकते, नहीं कि बदल सकते, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब नहीं बदल सकते। जिस उमर अता बंदयाल को हम जानते हैं और हाईकोर्ट से उसके आगे पेश होते आ रहे हैं, कोई शक नहीं, वो एक अपराइट आदमी है, एक ईमानदार आदमी है। अगर उनके खिलाफ कोई चीज होती तो अब तक आ जाती। उनके खिलाफ ले दे के इनको प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं मिलता, और अब कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ डायरेक्ट एहतजाज करने। ही विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। उसका सबसे बड़ी मुंह बोलती मिसाल है कि जब रियासत ने जबर किया और इमरान खान को इलीगली अरेस्ट किया तो उसके लिए भी खड़े हुए। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ जो कि गलत था उनकी नजर में, उसके खिलाफ भी खड़े हुए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो पिक एंड चूज करते हैं या उनके फैसलों में बैलेंस नहीं है। उनके फैसलों में बहुत बैलेंस है, बल्कि पीटीआई अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सबसे जो मुश्किल फैसला था पीटीआई के लिए वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला था, जिसके बाद सारी सिचुएशन शुरू हुई। लेकिन उसके बावजूद उनको अटैक करना, और इमरान खान ने नहीं अटैक किया उस टाइम, लेकिन पीडीएम उनको अटैक करती, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई फर्क पड़ेगा। ही विल कंटिन्यू टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ही विल ऑब्वियसली लिव एज द ग्रेटेस्ट जज। और मैंने तो एक दफा ट्वीट भी किया था कि उनके पास 2 ऑप्शन है, जस्टिस कॉर्नेलियस बन जाए या जस्टिस मुनीर बन जाए। सो फार तो वो कॉर्नेलियस साहब से भी आगे जा रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको
इस काम करने की पूरी अच्छा बंसोता साहब, अगर देखा जाए आज विफाकी काबीना के इजलास में आपको देखकर खुशी हुई कि जुमले की मजम्मत की गई है। अब बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि बहुत देर बाद कोई शख्स अदालत में आए, कोई सीनियर वकील आ जाए तो ये तकिया कलाम है चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू कहना, तो क्या इसकी मजम्मत विफाकी काबीना के इजलास में की जा सकती है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है? मैं आपको जी अपना जाती छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मेरी सुप्रीम कोर्ट में पहली पेशी थी तो वो गलती से बंदयाल साहब के सामने लग गया केस। बंदयाल साहब की पहली लाइन मेरे सामने ये थी कि जेंटलमैन वेलकम टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और उसके बाद केस उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये मेरे साथ वाकया है। फिर बिलावल भुट्टो साहब जब पेश हुए, उनकी भी तारीफ की कि आप बहुत बड़े लीडर, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। वो एक रूरल बैकग्राउंड, बल्कि उन्होंने कहा कि आपके 3 पुश्तों ने, 3 नस्लों ने आपने लोगों जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। ये तो वो बेसिकली खानदानी आदमी की निशानी होती है कि जब आप अदालत में किसी के जाए वो आपको इज्जत दे। ये पुराने जजेस के अंदर होता था, आजकल अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी में ज्यादा तजलील का रिवाज है। हुकूमत इसको किसी और तनाजुर में देखती है। वो कहती है कि एक मुल्जिम के बारे में आप ये जुमला कैसे कह सकते हैं? मैं कहता हूँ जी, मुल्जिम का मतलब ये है कि उस पर इल्जाम है। मुल्जिम तो फिर नवाज शरीफ साहब भी हैं, मुल्जिम तो बहुत सारे केसेस में हो सकता है बिलावल साहब भी हो, केसेस तो हर पॉलिटिशियन के खिलाफ हैं। उसकी बेसिस पर किसी की तजलील तो नहीं की जा सकती। तजलील तो ऑलरेडी उनकी इतनी हो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस तरह आप उनको लेके गए हैं, रियासत लेके गई है। चीफ जस्टिस साहब ने तो रिस्टोर की है थोड़ी सी उनकी इज्जत। और मैं समझता हूँ कि अपनी अदालत में बुलाकर किसी से इज्जत से बात करना, अगर उनके ऊपर चार्जशीट है तो बस फिर वो, कई दफा मैं कह चुका हूँ, फिर सुलह ही कर लो। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये तो मुझे बताएं हालात किस तरफ जा रहे हैं? फवाद चौधरी बेचारे सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हैं, वकील है, गिरफ्तार हो जाते हैं। असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हो जाते हैं। जो जहाँ जहाँ से निकलता है गिरफ्तार होता जा रहा है। इस तरह लगता है कि शायद सियासी मैदान के जितने लोग हैं या जितने वकला जो बोलते हैं या किसी सियासी जमात से हमदर्दी रखते हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। आइन कानून कहाँ है? लेकिन जहाँ तक वकला की गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, आई थिंक लाहौर फैसलाबाद बार बहुत सारी बात डिलिबरेट करी। कल जो हुआ अली अफजल साई को बार से गिरफ्तार किया गया ना, बार के सेक्रेटरी को गोली लगी, सारा कुछ हुआ। देखिए, हमारे लिए जो हमारी कॉमराडशिप है, जो हमारी वकला बरादरी है, जो काला कोट है, उसकी जो तौकीर है वो सबसे ऊपर है, और उससे आगे हमारे लिए कोई चीज नहीं है। अगर उसको अटैक किया जाएगा, ये तो कोई आमिर आज तक अटैक नहीं कर सका, तो एक पोलिटिकल गवर्नमेंट क्या अटैक करेगी? अगर वो अटैक करेगी तो लॉयर्स से रिटेलिएट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ख्याल में रहते हुए। लेकिन ये इनको रोकना पड़ेगा। फवाद साहब की गिरफ्तारी की भी मैं बहुत मजम्मत करता हूँ, या किसी भी वकील साहब जो है उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। फॉर दैट मैटर किसी भी शरीफ आदमी जो है, किसी के साथ कसूर जिसका नहीं है, उसकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। अगर ये बात आगे बढ़ाएंगे तो फिर ऑफकोर्स एक और लॉयर्स मूवमेंट देखेंगे, और लॉयर्स मूवमेंट जो है हमेशा अल्लाह का फजल है सक्सेसफुल हुई है। मतलब अगर जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ हो सकती है तो इस टाइम तो वो वाले हालात ही नहीं है। ये तो 1 मिनट का बात होगी पीडीएम की गवर्नमेंट के सामने, ये बिल्कुल घुटने टेक देगी। तो इसलिए लॉयर्स को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अगर रोका जाएगा या उनकी डिफिकल्टी पैदा की जाएगी, एक आजकल ये है कि 10 दिन 15 दिन रख लेंगे जी, 30 दिन रख लेंगे, उसके बाद तो हर शख्स बेचारा बेल पे। सिर्फ ओ लेवल्स के बच्चे बच्चियां जो अंदर हैं और खवातीन अंदर है। हमें बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया जेन्युइनली कि भी हमें हमारी फाइल करें। जब उन लोगों की प्रोफाइल पढ़ते हैं या उन लोगों की बातों को देखता हूँ कि वो कहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो अफसोस होता है मुझे कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया अमलाक को, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ, जिसके बहुत खिलाफ बोल रहा हूँ 3-4 दिन से, उन लोगों को तो पकड़ कोई नहीं रहा और उन लोगों के पीछे जा कोई नहीं रहा, उनको आइडेंटिफाई कोई नहीं कर रहा। तो ये लोगों को पुलिस उठा उठा के पकड़ रही है, ये बड़ी ज्यादती की बात है। और मैं साथ साथ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी कहूंगा कि जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया या प्राइवेट प्रॉपर्टी को अटैक किया, उनको मिसाल बनाना चाहिए और खान साहब को भी बाहर आके इंक्वायरी करवानी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह इजाजत नहीं दी जा सकती। उनको सियासी जमातों से निकाल देना चाहिए जी, उनको सियासी जमातों से निकाल देना चाहिए, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन अब आपके घर के बाहर हमला होने लगा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होने लगा है, तो काला कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट उनका घर है, वो क्या करेगा? मेरा ख्याल है जी वो अभी बहुत दिल्ली दूर है। अभी तो अनाउंस किया है मौलाना साहब ने, मौलाना साहब अनाउंसमेंट तो बहुत करते हैं एंड हम चाहेंगे कि गर्मी का मौसम है, शायद थोड़ा मुश्किल हो उनके लिए एहतजाज करना, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं
और पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बट उस एरिया में वो अच्छा मोस्ट आप कह रहे हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन उस पर मुझे एक कानूनी राय दरकार है। दफा 144 नाफिज है, दूसरा वो रेड जोन का इलाका है, तीसरा 245 के तहत फौज तलब है। राना साहब ये कह रहे हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन है कि इंतजामिया इजाजत दे देगी। इजाजत देने की सूरत में क्या दफा 144 को खत्म और फौज को वापस भेजना पड़ेगा? वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये तीनों चीजें जो है ये इनसे ज्यादा जिनका नाम दिया गया उनका टेस्ट है। 245 की मौजूदगी में कैसे ये एहतजाज करेंगे, 144 की मौजूदगी में कैसे एहतजाज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट रेड जोन में कैसे एहतजाज करेंगे। आईजी साहब की बहुत अच्छी स्टेटमेंट आईजी इस्लामाबाद की, अभी मैं ट्विटर पर ही पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की रैली की इजाजत नहीं होगी एंड ही विल इन्फोर्स द लॉ इन लेटर स्पिरिट एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम कि वो ये काम करेंगे। अगर किसी एक पॉलिटिकल जमात को इस किस्म की इजाजत मिल गई तो फिर ऑफ कोर्स जो दूसरी पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी इजाजत मांगेंगी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस तरफ जाएगी, जोर जबरदस्ती होगी। तो ये लॉ जो है शुड बी इक्वल। वो कहते हैं ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू बी डन एज वेल। ये नजर आना चाहिए इंसाफ होता हुआ। और ये अब आईजी इस्लामाबाद साहब जो है, जो कि बड़े अच्छे अफसर हैं, उनकी जिस तारीफ मैं करता हूँ, उनको ये मेंटेन करना पड़ेगा सारे का सारा सबके लिए। और अगर मौलाना साहब परमिशन ले लेते हैं तो परमिशन तो फिर उन्होंने अपने आप से लेनी है ना। सही, अगर अपनी हुकूमत से खुद ही परमिशन लेनी है तो इसको तो कौन मानेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद पनसूता साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये इतनी उमूर है जिसके ऊपर अहमद पनसूता साहब रोशनी डाल रहे थे कि अगर आप एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो दफ़ा 144 को ख़त्म करवाना होगा, फ़ौज जो 245 के तहत बुलाई गई है उसे वापस भिजवाना होगा, रेड जोन में एहतजाज के लिए आपको वफाकी कैबिनेट के जरिए या वजारत दाखिला के जरिए मंजूरी लेना होगी। ये बेशुमार मामलात है। अगर इन सब की नफ़ी करते हुए वफाकी हुकूमत पीडीएम को आने की इजाजत दे देती है तो फिर बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि दूसरी पार्टीज के लिए दायरा कार कुछ और इधर कुछ और। राना साहब, आप क्या समझते हैं? एमरजेंसी की बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन आके वज़ीर इत्तलात ने यह भी बात कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, मीडिया पे ऐसी बातें गर्दिश नहीं होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ से फीड की गई खबर पर? मुझे एक बात बताएं, इन्हीं मोहतरमा वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि इत्तेमाद का वोट नहीं ले रहे, तमाम मीडिया गलत खबरें चला रहे हैं, मीडिया एहतियात करे, ख़बरों की तस्दीक करे, यही कहा था ना। वो इत्तेमाद का वोट ले लिया, इत्तेमाद का वोट उस वक्त तो बंदे पूरे नहीं ना हो रहे थे। मैं एक बार हिफ्ज़ मा तक़द्दुम वो बयान दे दिया। हाँ चले ऐसे लगा ले, इत्तेमाद का वोट लिया, मोहतरमा की बात गलत साबित हो गई। एमरजेंसी की बात हुई, उसको डिस्कस किया गया, लेकिन इनको ये पता नहीं था, इनको बहुत बाद में पता चलता है कि सदर पाकिस्तान अगर ये पूरे पाकिस्तान में एमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो उसके बाद मुल्क का सरबराह सदर पाकिस्तान होगा, शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे। उसके लिए आपको पहले सूबों से मंजूरी लेनी पड़ेगी, फिर सदर पाकिस्तान के पास बात जाएगी। आप चलो सब सूबों से मिल जाएगी मंजूरी, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सदर पाकिस्तान उसके सरबराह होंगे, ये हुकूमत सरबराह नहीं होगी। जिसके बाद वहाँ पर वज़ीर आज़म के ख्वाब देखने वाले 2 अफराद वहाँ बैठे थे मीटिंग में, उन दोनों में से एक ने कहा जनाब ये नहीं हो सकता, एक दफ़ा इमरजेंसी आ गई तो 1 साल के लिए जमहूरियत गई, 1 साल के लिए हम सबकी छुट्टी, 1 साल के लिए पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। उसके बाद ये मामला जो है ना वो ठप हुआ। लेकिन मैं आपको ख़बर दूँ ना, लोग ख़बर जानना चाहते हैं, लोग ख़बर पूछना चाहते हैं। या सर 15, 16, 17, 18 मैंने पहले भी डेटे जो देता था उन डेटों में बड़े बड़े काम पड़े हैं। हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि 16 तारीख तक देखें क्या होगा, याद है ना आपको? इन दिनों में आपको 1, 2, 3 सब फाइनल हो गया होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हो जाएगा फाइनल, इंतखाबात फाइनल हो जाएंगे, इंतखाबात फाइनल हो जाएंगे, कुछ अफराद जो है वो उनकी रुखसती शुरू हो जाएगी। तो ये जो गिरफ्तार है ये बाहर आ जाएंगे। जितने गिरफ्तार लोग हैं जिनको 16 MPO के तहत रखा है, कानून के मुताबिक पटिशन्स जैसे लगनी है, इन सब ने आहिस्ता आहिस्ता आ जाना है। भाई आप 16 MPO के तहत रख ही नहीं सकते। क्या उन्होंने किया? आपने बहाना डाला होगा कि इमरान खान गिरफ्तार हुआ, इन लोगों ने एहतजाज करना है, इन लोगों ने सड़कों पर निकलना है, नुक्से अमन का ख़तरा है, लिहाजा 16 MPO के तहत इन्हें जेलों में भेजा जाता। अब इमरान खान को रिलीज़ कर दिया गया, उसकी बेल्स हो गई, उनको रिलीज़ कर दिया। अब उसके बाद किस बुनियाद पर उसको जेल में रखेंगे? उन्होंने इमरान खान ने अगली कॉल भी कोई नहीं थी। ये कल अफसोसनाक हमारे एक ये भी था कि CM GB को भी आपने, जिस मुल्क के अंदर ये मामला हो कि आप एक सूबे के वजीर आला को पाबंदे सलासल कर दें, नज़र बंद कर दें, तो आप क्या तासर देंगे? आपने GB के लोगों को क्या पैगाम दिया? आपने एक वजीर, आप मुझे बताएं,
आप अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म तब्दील कर देते हैं कश्मीर का, आप लोगों को ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, आपका इक़्तिदार, आपका हक बनता है, आप जिसको जब जैसे चाहते हैं चेंज कर देते हैं। आज एक कलम की वजह से आपने चेयरमैन नैब को चेंज कर दिया, आपने जब जिसको चाहा चेयरमैन नैब नहीं राणा साहब, चेयरमैन नैब नहीं, डीजी नैब, सॉरी डीजी नैब को चेंज कर दिया। आपने 1 मिनट लगाया, डीजी नैब को चेंज कर दिया, आपने नया डीजी नैब लगा दिया, आपने जब जिसको चाहा कर दिया। भाई ये जो आपका इख्तियार है ये तो है, लेकिन किसी सूबे के वजीर आला को नज़रबंद करना आपका इख्तियार नहीं है। ये ज्यादती है, इसलिए कि वो भी वोटों से मुंतहिब हो क्या है। जब आप दावा करते हैं कि आप वोटों से मुंतहिब हो क्या है, जब आप दावा करते हैं कि आप वजीर आज़म हैं, आप अदम इत्माद के जरिए आए हैं, तो वो वोट लेकर वजीर आला बने। अगर आप सियासी लीडर हैं तो कोई दूसरा भी सियासी लीडर है, जितनी तकरीम आपकी बनती है आपको भी दूसरे को उतनी ही तकरीम देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अपनी अना का खौल खुद पे चढ़ाए हुए जितने भी फैसले हो रहे हैं, भी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगी, इससे हमें बचना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने